जिस भी तरीके से प्रोनाउंस करे, द फादरलैंड द सिटीजन। बेसिकली इसके पीछे क्वेश्चन यही पूछता है कि ऐसा क्या किया कि पूरा नेशन जो है हर किसी में ये आ गया कि नहीं नहीं भाई ये मेरा देश है, वो ये मेरा देश है। एक टाइम पे इंडिया भी डाइवर्स था ना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सब लोग एक साथ आ गए। तो ला पात्रे लिस्टोयन का आइडिया था कि उन्होंने कहा कि ये नेशन तुम्हारा फादरलैंड है। अब ये तो लोगों को पता है, बट व्हाट एग्जैक्टली डू दे मीन बाय दैट, इसका मतलब ये है फादरलैंड मतलब क्या। फादरलैंड मतलब ये है कि ये हर कोई जो इस देश में पैदा हुआ है, इस कंट्री में जिसकी भी जो भी पैदा हुआ है, जो भी बॉर्न हुआ है, सबके फादर एक ही है। तो पेरेंटेज सबका एक ही है, फिर चाहे तुम किसी कम्युनिटी में पैदा हुए या कहीं पर भी। ले सिटोयन का क्या है कि सारे सिटीजन जो है वो इक्वल है और सबको सही राइट्स जो है वो दिए जाएंगे। A new French flag, tricolor flag was chosen to replace the former royal standard. पहले क्या होता था बच्चों की फ्रांस जो है वो अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था। आप चाहे तो इंडिया के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, महाराष्ट्र में अलग राजाओं का राज था, गुजरात और दिल्ली में अलग सल्तनतों और राजाओं का राज था। पॉइंट यहाँ पे ये, फ्रांस में भी यही था। तो उन्होंने क्या किया कि सारे रॉयल फ्लैग्स को, सारे किंग्स के फ्लैग्स को, सारे एम्पायर्स के फ्लैग्स को हटा के पूरी कंट्री का एक फ्लैग बनाया, और वो ट्राई कलर का आइडिया था। द स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, अब यहां पे सर इससे क्या होगा, द वर्ड नेशनल इज इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी असेंबली जो पूरे नेशन की असेंबली हो। स्टेट जनरल क्या होता था कि हर एक स्टेट से, हर एक राज्य से या हर एक किंगडम से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता था। पर अब इन्होंने कहा स्टेट जनरल असेंबली नहीं, एक नेशनल असेंबली होगी जहां पे सब कोई होगा। न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। देखो देखो बच्चों, एक एक सेकंड के लिए चैप्टर से बाहर आओ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये 3 पॉइंट और यहाँ पे ये 3 पॉइंट, तुमको सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम याद कर सकते हो और जो तुम्हें अब तक नहीं पता था वो जो है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंच वॉज मेड अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। मार्टियस यानी कि जो इस कंट्री के लिए शहीद हुए उनको कमेमोरेट किया, उनको श्रद्धांजलि दी काइंड ऑफ, फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दी। ये वो एस्पेक्ट है जहां पे इंडिया इज काइंड ऑफ स्टिल लैकिंग, या मैं लैकिंग नहीं कह सकता, कि इंडिया का ये एक स्ट्रेंथ बन करके आया। बाकी कंट्रीज की सोच ऐसी थी कि एक नेशनल लैंग्वेज बनाओ, बट आज भी इतने सालों, दशकों, सदियों बाद भी इंडिया डजंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। We do have a mother language, but we don't have any national language. पर उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज बनाया। यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी वे फॉर्मुलेटेड, कि अब सबके लिए एक ही लॉ है। एरिस्टोक्रेट्स के लिए, न्यू मिडिल क्लास के लिए अलग लॉज नहीं होंगे। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, न्यू मिडिल क्लास क्या था, इसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2015 के बोर्ड्स में आ चुका है। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? यानी कि बेसिकली आपसे नेपोलियनिक सिविल कोड के बारे में पूछा जा रहा है और उसके बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको बताने हैं। अब पॉजिटिव तो बहुत लोगों को पता होता है, यूनिफॉर्मिटी ला दी, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए इक्वल कर दिए, पर नेगेटिव जो है वो बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो पहले हम पॉजिटिव साइड को देखते हैं। द नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804, या इसको आप सिर्फ द सिविल कोड भी कह सकते हो। इस कोड ने क्या किया बेसिकली कि सारे प्रिविलेजेस जो थे, यानी कि बाय बर्थ जितने भी प्रिविलेजेस थे किसी के पास, कि जैसे अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो 3 सेक्शंस में सोसाइटी डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड एस्टेट। क्लर्जी यानी कि वो जो प्रीस्ट थे चर्च वगैरह से, और नोबिलिटी यानी कि बेसिकली जो लैंडलॉर्ड्स थे, थर्ड एस्टेट में बाकी सारे आर्टिजन्स, पीजेंट्स, बाकी सब लोग आते थे। तो ये जो इनइक्वालिटी थी, ठीक है, बर्थ के बेसिस पे, उसको नेपोलियन ने हटा दिया। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको आप 3 अलग अलग पॉइंट लिख सकते हैं, पर मैंने इसको एक ही पॉइंट में लिखा है। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। देखो पहले फ्यूडल सिस्टम चलता था, यानी कि मजदूरों को लेकर आते थे खेत में, मार मार के मजदूरी कराते थे, कुछ पैसे देते थे। बंद हुआ मजदूर का कॉन्सेप्ट एक तरीके से, कि ये जो लैंडलेस लोग हैं, लैंडलेस लेबरर्स, जिनकी अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है, वो इनके कर्ज के तले दब जाते थे, ठीक है।
एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेल्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। ठीक है, सेल्फडम यानी कि क्या, जो उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था। मैनोरियल ड्यूज यानी कि क्या, जो उनके पहले के ड्यूज थे उन सबको ठीक कर दिया। ठीक है, इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। ठीक है, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस किसी को पता है? अच्छा ठीक है, एक एक सेकंड के लिए मैं पूछ ही लेता हूं लोगों से। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, या गिल्ड किसको कहा जाता है? ठीक है, जिनको पता है ठीक है। कुछ लोगों ने कहा ट्रेड, टैक्सेस, बेसिकली सही है। ट्रेड और टैक्सेस से भी इसके लिए बेटर वर्ड होगा कस्टम। ठीक है, आज भी आप सुनते होंगे कि कस्टम ड्यूटी की बात होती है। रिसेंटली जो इंडिया का बजट आया उसमें भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बूम मिला ही है कस्टम ड्यूटीज की वजह से, कॉटन और रॉ सिल्क की वजह से। एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये है कि गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस जो है उनको रिमूव कर दिए। अब सर कस्टम ड्यूटी हटा दी, ना 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 ना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में गुजरात से महाराष्ट्र कोई सामान भेज रहे हो तो भैया उसमें क्या कस्टम ड्यूटी है ना, एक ही कंट्री की बात हो रही है ना। अगर फ्रांस के बाहर, नेपोलियन की टेरिटरी के बाहर से कोई सामान आ रहा है या जा रहा है तो समझा जा सकता है कि कस्टम ड्यूटी है, पर फिर भी कस्टम ड्यूटी जो है कंट्री के अंदर वो तो नहीं लगनी चाहिए। बाकी टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट वगैरह जो इंडिया में भी लगता है। बट आपको ये याद रखना, नेपोलियन ने जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन से या जो कस्टम ड्यूटीज थी एक तरीके से वो हटा दिए। ठीक है, यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया, उसको इंप्रूव कर दिया। peasants and artisans and workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom. यूनिफॉर्म लॉस, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे कंट्री में अब सारे स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स ला दिए कि भाई यहाँ का 1 किलो मतलब वहां का कोई अलग नहीं होगा, सबके लिए मेजरिंग यूनिट जो है वो एक ही होगा। जैसे अभी भी अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो अमेरिका में माइल्स चलता है, इंडिया में किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है कोई। वेस्ट हमेशा अपने आप को बेहतर समझता आया है, या कल गलती करते आए हैं, या सच में है, क्या फर्क पड़ता है, पर उनका स्टैंडर्ड अलग है। पर एटलीस्ट इंडिया में किलोमीटर्स इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर डिस्टेंस। अब इसका ड्रॉबैक क्या था? ठीक है, इनिशियल एंथुसियाज्म था, पर प्रॉब्लम कहां पे आई यहाँ पे, जब एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल अरेंजमेंट साथ साथ नहीं चलने आए। अब इसका क्या मतलब है सर कि एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या, कि वो लोग जो सत्ता में है, वो लोग जो बेसिकली रूल कर रहे हैं, और पॉलिटिकल यानी कि क्या, वो लोग जो रूल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि सेंसरशिप आ गया। ठीक है, कि जो लोग सत्ता में हैं, यानी कि नेपोलियन के अंडर भी जो मिनिस्टर्स थे, वो सेंसरशिप ऑफ मीडिया, सेंसरशिप ऑफ फ्री प्रेस, की प्रेस को सेंसरशिप कर दिया, लोगों को रिवोल्ट नहीं करने दिया गया। सी, नेपोलियन वाज अ मोनार्क, पर मोनार्की को भी आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, मोनार्क तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली, कि उन्होंने ये नहीं करने दिया, नेपोलियन के मिनिस्टर्स ने या नेपोलियन ने कभी भी इनको आ, आ, ये नहीं करने दिया, मतलब आवाज नहीं उठाने दी लोगों को। जो उस समय मीडिया, यानी कि ब्रॉडकास्ट मीडिया नहीं, पर उस समय जो ये लोगों की कम्युनिटीज होती थी, जो मीटिंग वगैरह होती थी, जो पैम्फलेट्स बंटते थे, वो सब बंद करके सेंसरशिप लगाया। टैक्सेशन, फोर्स टैक्सेशन, ठीक है, लोगों के ऊपर अब टैक्स था, लेकिन देखो फ्यूडल ड्यूज से फार्मर्स को छुटकारा दे दिया, कि अब जो ये उनसे लैंडलॉर्ड्स मार मार के काम करवाते थे और पैसे लेते थे, और थोड़े से पैसे इनको देते थे, यानी कि मार के काम लेते थे, और फार्मर्स जो अनाज उगाते थे उसमें से ज्यादा हिस्सा अपनी पेट में और बचा खुचा फार्मर को देते थे। ठीक है, ये सब बंद कर दिया, पर आम लोगों के लिए टैक्स है अभी भी, कि भाई वो टैक्स भरेंगे। ठीक है, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, देखो ये चीज चाइना में भी है और इसराइल में भी, पर इसराइल में फोर्स शायद हम नहीं कह सकते, पर इसराइल में भी ये रूल है कि वंस यू आर एन एडल्ट एज पर द स्टैंडर्ड्स, जो कि इंडिया में अबव 18 ईयर्स है, तो उसके बाद वंस यू आर एन एडल्ट यू हैव टू जॉइन द आर्मी, यू हैव नॉट द आर्मी, यू हैव टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर 2 years। आपको आर्मी में या फिर नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, कहीं पर भी आपको मतलब मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस देनी होगी 2 साल के लिए। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट हो रहा था, जस्ट फॉर अ फैक्ट, तब भी ये सोचा गया था, पर उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन वालों को शायद ये सही नहीं लगा और उन्होंने ये नहीं होने दिया। ठीक है, तो अब जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करने लगे। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन का सपना था कि उसको ये करना था, कि मतलब यूरोप में अपनी धौंस जमानी थी और फ्रांस को आगे ले जाना था। ठीक है, women were denied individual rights, yes,
यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द पॉइंट दैट आई वाज वेटिंग फॉर, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो अक्सर लोग जो है वो भूल जाते हैं। जब वो नेपोलियनिक सिविल कोड की बात करते हैं, वो डिसएडवांटेज में लिखते हैं फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू आर्मी, वो लिखते हैं कि टैक्सेशन कर दिया गया, वो लिखते हैं कि सेंसरशिप कर दिया गया, पर वो ये पॉइंट भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ बेटा मेंटी है, तो ये पॉइंट भूल जाते हैं। विमेन वर डिनाइड इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स विमेन को नेपोलियन ने नहीं दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले सिर्फ क्वेश्चन 1 को देखते हैं हम। ठीक है, डिस्क्राइब हार्डशिप्स फेस्ड बाय यूरोप इन द 1830s। मैंने ये दो क्वेश्चन साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन दोनों के आंसर एक नहीं है बच्चों, बट इन दोनों के आंसर रिलेटेड है। अगर आप डेट्स भी देखेंगे तो 1830 एंड 1848, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 1830 में कुछ हुआ जिसका असर 1848 में हो गया। एनीवेज आप ये इसमें मत घसो, फिलहाल आप खाली ये देखो, डिस्क्राइब द हार्डशिप्स फेस्ड बाय यूरोप इन द 1830s की। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। चलो नेशनलिज्म का आइडिया सही है। हमने ये सोचा कि हम सारी टेरिटरीज जो है सबको एक साथ यूनाइट करके एक नेशन को, एक देश का निर्माण करते हैं या एक नेशन को क्रिएट करते हैं, समझा जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया भाई, उन्होंने कैसे नेशनलिज्म का आइडिया प्रोपेगेट किया, कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग हर किसी के अंदर जगाई, ला पात्रे का कॉन्सेप्ट लाके, ले सिटोयन का कॉन्सेप्ट लाके, हिम्स एंड सॉन्ग्स ला करके, ट्राई कलर फ्लैग ला करके, वो सब हमने पढ़ लिया। लेकिन किंतु अभी इन्होंने क्या किया, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो हम देखते हैं फटाफट। ठीक है, राइज इन द फूड प्राइसेस और इन अ ईयर ऑफ, ठीक है ये और गलत है। ठीक है, यहां पे होगा इन, सॉरी बच्चों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर यहां इन है, मैं ठीक कर देता हूं। राइज इन फूड प्राइसेस इन अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेफ्ट द कंट्री पुअर। ठीक है, कि मतलब हार्वेस्ट जो है वो बैड हो गया, काफी ज्यादा हार्वेस्ट खराब हुई, तो फूड के प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए बच्चों, तो अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही थी कि देखो, अब आप सोचोगे सर फूड के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, पहले भी तो हुआ होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये आई होप ये सर्कल आपको दिख रहा है, ये कंट्री है, नहीं दिख रहा है तो मैं इधर बनाता हूं, या सर्कल की कोई जरूरत नहीं। यहां देखो फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री में 5 स्टेट्स है, पांचों स्टेट में अलग अलग, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, उस कंट्री में 5 स्टेट्स है, पांचों स्टेट में अलग अलग रूलर्स हैं। अब हार्वेस्ट पांचों स्टेट्स में खराब हुआ है, तो अब होगा क्या तो अब होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पे गेहूं ज्यादा हुआ है, कहीं पे चावल ज्यादा हुआ है, पर अब ये स्टेट्स जो है ये सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। तो अगर कहीं पे गेहूं ज्यादा हुआ है तो वो वहीं गेहूं रख लेगा और ना किसी को देगा, ना किसी से चावल लेगा। मैं जानता हूं पॉइंट अभी भी शायद क्लियर नहीं हो रहा। पॉइंट ये है कि जब किसी देश में प्रॉब्लम आती है तो सभी स्टेट्स यूजुअली एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि पूरा देश मिलकर के उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। लेकिन लेकिन जब हर स्टेट अपने बारे में सोच रहा है, क्योंकि इससे पहले नेशनलिज्म का आइडिया नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि हाँ फॉर एग्जाम्पल, हाँ महाराष्ट्र गुजरात तो ठीक है पर है तो इंडिया ना, किसी ने इस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं था। तो अब हुआ बेसिकली बच्चों ये कि जैसे ये आइडिया लोगों के, क्योंकि पहले ये आइडिया लोगों के माइंड में नहीं था, तो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे एंड नोबडी यूज्ड टू हेल्प ईच अदर। और क्योंकि कोई किसी को हेल्प नहीं करता था तो इस वजह से परेशानी जो है वो बढ़ जाती थी। ठीक है गाइस, तो ये प्रॉब्लम थी कि क्योंकि पहले यूनिफिकेशन नहीं था, पहले हर स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता था, इसलिए क्या होता था फूड प्राइसेस बढ़ जाते थे, कोई किसी की हेल्प नहीं करता था। जबकि अगर वो सब एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी चीज दे देते, एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेन देन कर लेते, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो फूड हार्वेस्ट प्रॉब्लम थी। द रेशियो ऑफ द राइज ऑफ पॉपुलेशन वॉज लार्जर देन दैट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि भाई रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा और पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम बेरोजगारी, अब प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम यहां से बढ़ गई कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, एक तरीके से इसको हम अगर आप सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट में बताएं तो पॉपुलेशन ब्लास्ट या पॉपुलेशन बूम इसको कहा जाता है। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू सिटीज लेड टू ओवरक्राउडेड स्लम्स। अब ऐसा क्या हुआ कि लोग गांवों से शहर में आने लगे।
देखो पॉपुलेशन बढ़ गई, गांव में रोजगार है ही नहीं, ठीक है। आप अगर अभी भी अपने गांव की बात करें तो हो सकता है वहां पे एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो लोग शहरों में आते हैं। अब बहुत सारे लोग शहरों में आ गए क्योंकि गांव में जो थोड़ा मोड़ा, देखो गांव में लोग क्या करते हैं यूजुअली, गांव में खेती बाड़ी होती है ज्यादातर, चाहे इंडिया हो या फ्रांस हो, भाई खेती हर जगह होती है, ठीक है, कम या ज्यादा हो खेती होती हर जगह है, ठीक है। तो गांव में फॉर एग्जांपल खेती हो रही है। अब क्या है कि फर्स्ट पॉइंट देखो, बैड हार्वेस्ट, खेती गई, तो वो जो एक दो काम थे गांव में वो भी नहीं हुए, तो वो लोग भी शहर आ गए। अब पॉपुलेशन बढ़ गई शहर की बहुत ज्यादा, इसलिए स्लम्स जो है वो बढ़ गए। peasants या peasants still suffered under the burden of feudal dues and obligations in some regions in Europe। पर ये जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनके मोटे मोटे पेट थे, इन्होंने किसी को कोई छूट नहीं दी, भाई हाँ भाई ब्याज मत दो, ना 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 ना, तुम कुछ भी बेच के दो, तुम पैसे दो हमको, लेकिन ठीक है। और इसलिए ये पैसे लेने के लिए इनको बहुत तंग करने लगे। तो धीरे 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 लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और उन्होंने सोचा भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रिवोल्ट जो है उसकी शुरुआत हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो है तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये आपको याद रखने हैं। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, हार्डशिप्स फेस्ड बाय द यूरोप इन द 1830s, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दिस क्वेश्चन इज मोस्ट प्रोबेबल टू कम फॉर 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है। 1848 रेवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है, लिबरल्स की 1848 रेवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। The 1848 revolution of the liberals refers to the various national movements pioneered by educated या educated middle classes alongside the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers। बेसिकली ये आप इतना मत पढ़िए, आपको अगर मैं की आइडिया दूं, देखो इससे पहले रिवोल्ट होते थे, वो किसान जो पीड़ित हैं, वो फार्मर्स जो लैंडलॉर्ड्स की वजह से परेशान हैं, वो रिवोल्ट करते थे। पर देखो जब सोसाइटी का सिर्फ एक सेक्शन रिवोल्ट कर रहा है तो कोई चेंज नहीं आ सकता, चेंज लाने के लिए पूरी सोसाइटी को एक साथ रिवोल्ट करना पड़ेगा, एंड इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। अब मैं इंडिया के किसी करंट सिनेरियो को बीच में नहीं लाऊंगा, करंट सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री में ऐसा एक पॉइंट हुआ था ना कि जब अंग्रेजों से लड़ना था तो पूरा सोसाइटी, हर रिलीजन के, हर कास्ट, हर क्रीड के लोग एक साथ आ गए, ठीक है, तो कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। अभी तो कुछ भी होता है आजकल। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि उस समय ये हुआ कि रिवोल्ट्स पहले भी होते थे पर एक सेक्शन करता था, बट द 1848 रिवोल्ट ऑफ द लिबरल्स मेक श्योर दैट अ लॉट ऑफ सेक्शंस फ्रॉम द सेम सोसाइटी come into that। What do I exactly mean by that, ladies and gentlemen? I exactly mean by that कि pioneered by the, I'm sorry, pioneered by the educated middle class, ठीक है, कि अब रिवोल्ट वो लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब दे नो हाउ टू रिवोल्ट, पढ़े लिखे हैं ना, हालांकि पढ़ाई से सब कुछ नहीं आता, बट एजुकेटेड मिडिल क्लास ने इस रिवोल्ट को पायनियर किया, दिस इज अ फैक्ट। रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पेजेंट्स, यानी कि गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड लोग, पेजेंट्स, और इनफैक्ट जो वर्किंग क्लास थी जो इंडस्ट्रीज में काम करती थी, उन सबको भी साथ में लेकर के आ गए, ठीक है, और इन सब ने मिल करके एक बहुत बड़ा रिवोल्ट किया। While in countries like France, food shortages and widespread unemployment during 1848 led to popular uprisings in other parts of Europe। कि देखो आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि there's also a famous phrase, एक सेकंड, which says कि when France sneezes the rest of the Europe catches cold। इस फ्रेज का भी मतलब बेसिकली यही है कि फ्रांस was very influential in determining the geopolitical scenario of the entire European continent। कि फ्रांस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया यूरोप के भविष्य को तय करने में, एक तरीके से आप, या यूरोप के ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल सिनेरियो या क्राइसिस को डिसाइड करने के लिए, तय करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो आइडिया फ्रांस से शुरू हुआ वो पूरे यूरोप में चला गया आगे जाकर के, ठीक है। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों एक ही साथ थे पहले, ठीक है। Liberal middle classes came together to voice the demand for the creation of nation states based on parliamentary principles। तो 1848 revolution was the first revolution
pioneered by the educated middle class, which is also known as the revolution of the liberals. या revolution of the liberals, 1848 revolution, मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास रेवोल्यूशन एक ही बात है, ठीक है। ये जो रेवोल्यूशन है, इस रेवोल्यूशन ने ये किया कि अब सिर्फ समाज का एक कतरा नहीं रिवोल्ट करेगा, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी एक साथ रिवोल्ट करेगी। एंड रिवोल्ट किस लिए? टू बेसिकली द डिमांड वाज फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, कि एक देश का क्रिएशन हो, ठीक है, बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। The political, social and economic ideas supported by the liberals were politically they demanded constitutionalism, यानी कि पहले उन्होंने कहा कि ये पूरा जो सब हमारी जो सब आसपास के स्टेट्स हैं, ये सब मिलकर एक कंट्री बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, जो कि लिखा जाए पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये तो उन्होंने पॉलिटिकली मांगा। सोशली उन्होंने क्या मांगा कि वो क्लास बेस्ड सिस्टम से मुक्त होना चाहते थे। दे वांटेड टू बी फ्री, कि भाई ये अपर क्लास, ये लोअर क्लास, ये मिडिल क्लास, ये सब हटाओ। क्योंकि देखो, अब आप कहोगे सर आज भी तो मिडिल क्लास अपर क्लास है, पर कोई भेदभाव नहीं होता ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मिडिल क्लास से है, कोई लोअर मिडिल क्लास से है, कोई अपर क्लास से है, तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पर पहले डिस्क्रिमिनेशन था, कोई टैक्स कम भरता था, कोई टैक्स ज्यादा भरता था, तो उन्होंने बोला ये सब हटा दो, ठीक है। इकोनॉमिकली उन्होंने क्या डिमांड किया? उन्होंने डिमांड किया कि मार्केट्स को खोल दो सबके लिए, ठीक है। पहले क्या होता था कि भाई एक अगर गांजे की खेती कर रहा है तो सिर्फ वही गांजा बेच, अगर कोई कोई खेती कर रहा है तो सिर्फ वही खेती करता था, ठीक है, तुम लोग मत समझना ये सब, तो सिर्फ वही उसकी खेती करता था, वही बेचता था। अभी ना ना ना, ना ऐसा नहीं है, ओपन मार्केट है। अगर तुम नारियल उगा रहे हो, किसी और को भी नारियल उगाना है, तो वो भी नारियल जो है उगा सकता है, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है बच्चों इसमें कि और हाँ, ओपन मार्केट हुआ, और साथ ही साथ राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये था कि भाई जिनके पास जमीन थी, भर भर के जमीन की देश बना ले अपना, और किसी के पास जमीन ही नहीं है, अब हर कोई अपनी मेहनत से पैसे कमा के प्रॉपर्टी ले सकता है। अब ये जो दो क्वेश्चन है ये भी आते हैं, दोनों का आंसर एक ही है, पर सीबीएसई बड़े शाणे हैं, मतलब बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, हु होस्टेड द वियना कांग्रेस, एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी। और इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है, शॉर्ट नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दोनों क्वेश्चन काफी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड है। इट इज लाइक कि एक इवेंट ने दूसरे इवेंट को ट्रिगर किया, एंड दे आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। इतना जल्दी कंफ्यूज मत हो, खाली ये देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है हु होस्टेड वियना कांग्रेस, ठीक है, एनालाइज द मेन चेंज ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी, कि वियना कांग्रेस किसने होस्ट किया। और ये जो वियना कांग्रेस या वियना ट्रीटी एक ही मार है, वियना कांग्रेस इज इक्वल टू वियना ट्रीटी, लिख लो कहीं, ठीक है। मतलब एक ही बात है। तो ये जो वियना कांग्रेस या वियना ट्रीटी है, उसने क्या चेंज लाए और किसने होस्ट किया, ठीक है। The Congress of Vienna was held in 1815. It was chaired by Australian statesman Clemens von Metternich, पर आप सिर्फ मेटर्निच भी लिख सकते हैं। क्लेमेंस वन आपको मैं तो सजेस्ट करता हूं कि इतना तीनों नाम याद मत रखो, क्योंकि अक्सर बच्चों प्रॉब्लम ये होती है ना कि क्लेमेन वेमेन नाम याद रखने के चक्कर में हम भूल जाते हैं। सो यू कैन से मिस्टर मेटर्निच, बट हाँ, ड्यूक मेटर्निच नाम का भी एक बंदा है, सो इट्स बेटर कि आप क्लेमेंस याद रखो, ठीक है। Yeah, it was chaired by Australian statesmen. It was held to draw up a new settlement for Europe against the European powers after the defeat of Napoleon. कि नेपोलियन इन सब का कारण था। हेलो, हाँ, तो कि मतलब ये जो ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया वाज अ पार्ट ऑफ यूरोप। सो आफ्टर नेपोलियन गॉट डिफीटेड, ठीक है, आफ्टर नेपोलियन वाज बीटन, नेपोलियन पावर से बाहर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये लोग सब साथ में आए यूरोप में। यूरोपियन पावर्स ने ये डिसाइड किया कि अब हम क्या करें। नेपोलियन ने फ्रांस को बहुत पावरफुल बनाया, आधे से ज्यादा यूरोप पे कब्जा कर लिया था, लेकिन अब हम किस तरीके से साथ मिलकर के हमारे कॉन्टिनेंट को आगे लेकर के जाए, यूरोप को आगे लेकर जाए। तो ये चेंजेस जो है वो हुए। द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, सबसे बड़ी बेवकूफी की, ठीक है। देखो बर्बन डायनेस्टी, लुई द 16, फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा सा याद करो, ये लोग राज करते थे गधों की तरह, और इनके राज में यही था, क्लर्जी, नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट, ठीक है, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट, ठीक है।
तो ये जो था ये हो रहा था, ठीक है। अरे इतना स्पैम मत करो यार। ठीक है, इतना स्पैम मत करो। बहुत लोग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि सर ये पढ़ा रहे हो वो पढ़ाओ। देखो ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, किसी का रिवीजन हो रहा है तो ठीक है, किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। आंसर्स की पीडीएफ भी हम बात करेंगे, हो सकता है वो भी हम आपको सेंड करवा दें, या हम आपको किसी तरीके से कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे। बट जस्ट अंडरस्टैंड कि दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट प्रोबेबल टू कम, और आगे चल के आपको जिन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में डाउट है वो भी चैप्टर में इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। जस्ट बी पेशेंट, ठीक है, जो होगा बढ़िया होगा, ठीक है। कुछ लोग कमेंट कर भी रहे हैं कि ये सेम क्वेश्चंस इनके पीडीएफ एग्जाम में आए, ठीक है ना। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, जिनके प्री बोर्ड्स में है वो तो जानते ही होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हो। कुछ लोग कहते हैं कि दिस वाज होस्टेड बाय ड्यूक मेटर्निच, एब्सोल्युटली राइट। क्लेमेंस वॉन मेटर्निच और ड्यूक मेटर्निच ये दोनों नाम है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ड्यूक मेटर्निच का नाम दिया है, सो यू कैन गो विद मेटर्निच, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी को उन्होंने रिस्टोर कर दिया, मतलब फ्रांस में नेपोलियन पावर से गया, उसके बाद उन्होंने कहा बर्बन डायनेस्टी पावर में वापस आ जाएगी, यानी कि लुई द 16 की लीनियज को। फ्रांस हैड टू पार्ट विद मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरीज व्हिच वर एनेक्स्ड बाय नेपोलियन, की सारी टेरिटरीज जो नेपोलियन ने जीती फ्रांस से वो वापस ले ली गई। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट इट्स फर्दर एक्सपेंशन, कि वो डर गए थे तो फ्रांस के बॉर्डर पे बहुत सारे स्टेट्स ला दिए कि अब फ्रांस अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड बिल्कुल भी ना कर पाए, ठीक है। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड वाज सेट अप इन नॉर्थ, प्रुशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। सी, प्रुशिया वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ जर्मनी, बट देयर इज आल्सो अ पार्ट इन हिस्ट्री वेयर प्रुशिया एंड जर्मनी वर टू इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, ठीक है। प्रुशिया अलग था पहले, जर्मनी अलग था, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये सब हुआ था वियन्ना कांग्रेस में। किसने होस्ट की थी? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन मिस्टर मेटरनिच ने, ठीक है। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में देखो। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 1821 टू 1829। इफ यू कैन रिमेंबर द ईयर, फैंटास्टिक। इफ यू कैन नॉट रिमेंबर द ईयर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। yes, Prussia was the largest German speaking state, ठीक है, but Prussia had a different government. Germany and Prussia had different governments. तो अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो प्रुशिया 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 बहुत बार आपको सुनाई देगा, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज टुडे देयर इज नो कंट्री लाइक प्रुशिया, देयर इज नो इंडिपेंडेंट नेशन लाइक प्रुशिया। तो जिनको नहीं पता, अगर आप कहीं हिस्ट्री में प्रुशिया का जिक्र सुने, सो दैट मीन्स समवेयर यू आर स्पीकिंग ऑफ जर्मनी, ऑलराइट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। अगर आपको ईयर नहीं भी याद है, नो इश्यू, सिर्फ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस याद रखना। या आप लिख सकते हो इन द 1820s। दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन। 1821 में, और शुरू हुआ 29 में, खत्म हुआ, यानी कि 21 29, so 20 is common, so you can write the Greek war of independence during the 1820s, also commonly known as the Greek Revolution, was a successful war by the Greeks who won independence for Greece from the Ottoman Empire. सी अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी कारण था। ऑटोमन एम्पायर हैड अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, ठीक है। ठीक है, प्रोबेबली दूसरा कलर चेंज करके देखते हैं हम। पीला कैसा रहेगा? पीला तो दिखेगा ना, ठीक है। व्हाइट ही बेटर रहेगा आई गेस, पर व्हाइट टेक्स्ट भी है, ठीक है। फिलहाल पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्किश एम्पायर, अगर मैप में कभी ऑटोमन आता है तो टर्की पे लगाओ, मैं आगे मैप भी दिखाऊंगा। ऑटोमन है यानी कि टर्की, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर, मोहम्मद अली पाशा, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम। ऑटोमन एम्पायर से आजादी पाई, इंडिपेंडेंस पाई ग्रीस ने, ठीक है। सी, द ऑटोमन एम्पायर वाज आल्सो नोन एज द ओल्ड मैन ड्यूरिंग दोस डेज, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की पावर बाय द टाइम धीरे धीरे कम हो गई थी।
और ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरीज जो कि बॉल्कन रीजन भी जिसको कहा जाता है, उस रीजन में बहुत लोगों ने अपना इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया और इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर से आजादी पाने के लिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द 1820s, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड विद द एड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड रशिया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया, यूरोप वाज ऑलवेज अ बिग एनिमी ऑफ द एंटायर ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो यूरोप क्योंकि इनका दुश्मन था, इसीलिए उन्होंने हेल्प की, एक नहीं बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज ने, यूनाइटेड किंगडम ने, फ्रांस ने, प्रूशिया ने, कि ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल इन जुलाई 1832, ये वो ट्रीटी है जिसने ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन ये कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, the Greeks were thus the first of the Ottoman Empire subject peoples to be accepted as constituted independent। यानी कि पॉइंट यहाँ पे ये है कि ग्रीस जो है वो सबसे पहला टुकड़ा था जो ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरी से निकल गया। ठीक है, who was Frederick Sorio? See, this comes usually as a one mark question. This has come in the previous year board examinations as a one mark question. This is also one of the most probable questions. कई बार आपको वो जो आपके टेक्स्ट बुक की स्टार्टिंग में जो इमेज है ना, वो इमेज ही एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आती है और आर्टिस्ट का नाम पूछते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। हु वाज फ्रेडरिक सूरियो? तो आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखना है फ्रेडरिक सूरियो के बारे में। मैंने लंबा आंसर लिखा कि आई हैव टू गिव यू 2 to 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें से जो आपको या जो भी आज जितने भी आपको याद आए यू कैन गो विद। हाँ, मैं मार्कर का कलर चेंज कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स गो फॉर येलो, आई थिंक इट विल बी बेटर। ठीक है, टेंशन मत लो बच्चों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल हैं और इस प्रेजेंटेशन को स्टडी एनालाइज, एक पैनल बैठता है, उसके बाद मेंटर्स देखते हैं, मैं देखता हूं। दिस इज द सेट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। इसके अलावा भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, इट विल बी वेल एंड गुड, बट इफ यू जस्ट स्टडी दिस इवन देन इट विल बी सफिशिएंट। हाउएवर डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, और ये जो सब कुछ है अच्छे से करो, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, he was a French artist whose images became prominent in the movement of French nationalism। ठीक है, आप बस इतना ही याद रखो। ठीक है, he was well known for his works as a liberal। आप बस इतना याद रखो कि फ्रेडरिक सोरियो was a French artist whose images became prominent in the movement of the French nationalism, or to make sure that the idea of nationalism or the idea of patriotism, nationalism is equal to patriotism, there is no such difference between them। nationalism और patriotism एक ही है, दोनों देशभक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेडरिक सूरियो फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसकी क्रिएशन ने या जिसकी पेंटिंग्स ने नेशनलिज्म के आइडिया को फ्रांस में प्रोपेगेट किया, एंड लेटर फ्रांस से वो आइडिया पूरे यूरोप में चला गया। अब जोल्वरीन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, चाहे हम जोल्वरीन से प्रोनाउंस करें या जोलोवरीन से प्रोनाउंस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, द कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन हालांकि इतना ज्यादा नहीं आता है, बट स्टिल इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ डाउट्स पूछे गए थे कई बार, और कई बार बच्चों ये भी होता है कि क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। ठीक है, ठीक है, अब तक इससे पहले 1 सेकंड के लिए हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे पहले किसी को कुछ डाउट है जो अब तक पढ़ाया गया उसमें? ठीक है, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। जो पढ़ाया अब तक उसमें कुछ डाउट है? क्या डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो?
वैसे मैक्सिमम बच्चों के कमेंट्स तो ये आ रहे हैं कि उनको डाउट नहीं है। ठीक है, देखो, द मोमेंट आई से डाउट, इसको इस तरीके से मत देखो कि फिलहाल तुम क्या समझना चाहते हो, इसको इस तरीके से देखो कि अब तक जो तुमको समझाया गया क्या वो तुमको समझ में आया। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, मेंटी सेशन है, टेंशन मत लो। 10 मोस्ट प्रोबेबल, 10 से ज्यादा ही हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो डाले गए हैं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं फ्रेडरिक सोरियो, एक बार फिर से बताओ, फ्रेडरिक सोरियो के बारे में आपको आंख बंद करके लिखना है। ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हुज आइडियाज या हुज क्रिएशन, कैसे भी लिखो, बेसिकली वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसके काम का बहुत बड़ा असर पड़ा फ्रांस में देशभक्ति लाने के लिए। और जो फ्रांस में हुआ वो बाद में पूरे यूरोप में भी हुआ। वो कहते हैं ना कि फ्रांस की वजह से ही पूरे यूरोप को लगा कि हाँ, हम सबको अपने अपने इंडिपेंडेंट नेशन बनाने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेडरिक सोरियो वो आर्टिस्ट था जिसने बेसिकली ये किया कि उसने अपने काम से, अपने इमेजेस, अपने ड्राइंग से, अपनी आर्ट से द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म को प्रमोट किया। अब जोल्वरिन के बारे में समझते हैं। ठीक है, सी जोल्वरिन वाज नो मोर देन अ कस्टम्स यूनियन। व्हाट डज अ कस्टम्स यूनियन डू? कस्टम्स यूनियन क्या करता है बच्चों? कस्टम यूनियन क्या डिसाइड करता है कि किस पे कितना टैक्स लगाया? हाँ, ये काम है उनका वैसे। पर कस्टम्स यूनियन एग्जैक्टली क्या करता है और जोल्वरिन जो है वो एग्जैक्टली क्या करता था? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोल्वरिन, माफ करना, जोल्वरिन इज इक्वल टू कस्टम्स यूनियन। अब ये किस तरीके का कस्टम यूनियन था? ठीक है, was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states। ठीक है, अब इसकी शुरुआत जो हुई जोल्वरिन की, सी जोल्वरिन इज अ जर्मन वर्ड, तो इसी से आपको पता चल गया कि इसकी शुरुआत जो है वो जर्मनी में हुई थी। ठीक है, द यूनियन वॉज एबॉलिस्ड, the union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। यानी कि इनका काम जो है वो जर्मनी में था कि जर्मनी में जो टैरिफ बैरियर्स थे, देखो समझो, जब नेपोलियनिक सिविल कोड आया था 1804 ने, तो नेपोलियन ने भी यही किया था। नेपोलियन ने बेसिकली क्या किया था कि भाई ये जो गिल्ड टैक्सेस थे, जो तुमको गिल्ड के नाम से बताया था ना, उसको एबॉलिश कर दिया कि भाई फ्रांस में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट समान। ठीक है, ऑलराइट, वीडियो कंफर्मेशन दे दो, यस और नो, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है ना सबको? ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, क्लियर है तो अच्छा ही है। तो प्रूशिया, जोलोवेरिन बेसिकली इट इज अ ट्रेड यूनियन जो बनाया गया कि जर्मनी के अंदर जो सामान इधर उधर से जा रहे हैं उसके ऊपर टैरिफ बैरियर्स, कस्टम ड्यूटीज जो है वो हटा दो, और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए। यही जोलोवेरिन का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। यूजुअली ये शॉर्ट नोट में आता है, 3 मार्क्स में भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस सिनेरियो है, यूजुअली ये शॉर्ट नोट में ही आता है। ठीक है, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप? अब कल्चर का रोल जो है बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो लोग रोमांटिसिज्म के बारे में जानना चाहते हैं, रोमांटिसिज्म भी मैं पढ़ाऊंगा, वो आगे है। यूनियन यानी कि जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, जो लेन देन होता है स्टेट्स के बीच में, सॉरी सॉरी, मैंने ज्यादा ही बेसिक में चला गया। ट्रेड यूनियन बेसिकली, ये जो ट्रेड यूनियन है वो यूनियन है जिसने ये बोला कि भाई अब सारे टैरिफ बैरियर्स जो है वो हम हटा देते हैं। कि जैसे इंडिया में महाराष्ट्र से गुजरात सामान जा रहा है तो अलग से टैरिफ देने की क्या जरूरत है, एक ही देश के अंदर सामान जा रहा है ना, जो थोड़े मोड़े अलग और टैक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, वो लगेंगे, पर टैरिफ बैरियर नहीं लगना चाहिए। टैरिफ बैरियर तब लगता है जब एक देश से दूसरे देश में सामान लगा भेज रहे हो, कस्टम ड्यूटी भी तभी लगती है। ठीक है, तो जोल्वरिन जो है इसको फॉर्म किया गया था ताकि जो टैरिफ बैरियर्स थे, इट इज अ ट्रेड यूनियन जिसको फॉर्म किया गया कि सारे टैरिफ बैरियर्स जो है वो हटा दिए जाए, करेंसीज जो है उसको भी लिमिट कर दिया जाए
कि ये जो इतने सारे स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया में ही मोर देन 20 स्टेट्स है, तो मोर देन 20 करेंसीज थोड़ी होगी, तो सारे करेंसीज को शट डाउन कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, फॉर्म्ड टैरिफ्स एंड टेरिटरीज, ये था। हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप? कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन आर्ट। अब देखो, कल्चर से नेशनलिज्म यूरोप में कैसे फैला, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल्चर ने क्या किया कि नेशन आर्ट और पोएट्री स्टोरीज, ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शायद थोड़ा स्लो जा रहा है, पर और भी बच्चे हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, कि कल्चर का एक इंपॉर्टेंट रोल था। हाँ, निराश मत हो, निराश मत हो, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी। ठीक है, जिनको फिर भी कुछ डाउट होगा वो एक पेपर पे नोट करके रख लो, आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन मैं थोड़ा सा टाइम और दूंगा। ठीक है, तो कल्चर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आर्ट और पोएट्री के फॉर्म में, ताकि लोग आर्ट को देखे, पोएट्री को देखे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाए। ठीक है, रोमांटिसिज्म इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने डाउट पूछा था, अभी कमेंट्स में भी मेरे को कुछ डाउट्स दिख रहे हैं। See, Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalism sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science. See, रोमांटिसिज्म बेसिकली यानी कि क्या, रोमांटिसिज्म ने ये बात कही कि लॉजिक मत सोचो, कि तुम ये मत सोचो प्रैक्टिकल क्या है प्रैक्टिकल क्या नहीं। रोमांटिसिज्म इज लाइक कि फैक्ट्स नहीं, इमोशंस के बारे में सोचो, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमोशंस की बात करें, कि जैसे इंडिया में रिलीजन से लोगों की इमोशंस जुड़ी है, तो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और वही काम करते हैं जो उनको करना है। तो रोमांटिसिज्म इज बेसिकली कि मतलब आइडिया कि देश जो है उसको जमीन के टुकड़े की तरह मत देखो, उसको एक इमोशन की तरह देखो। तो मतलब इमोशनल किया लोगों को, पोएट से, मतलब पोएम से, आर्ट से, सॉन्ग से। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जब हम अपना नेशनल एंथम सुनते हैं, जो हम सबके लिए एक ही है, ठीक है, तो उस नेशनल एंथम की सिर्फ अगर मैं ट्यून भी आपको सुना दूं, तो सांसें थोड़ी सी तेज हो जाती है, खून रगों में थोड़ी तेजी से दौड़ने लगता है, यानी कि हम सब जो है वो एक तरीके से थोड़ा चार्ज अप हो जाते हैं। ठीक है, या केजीएफ का ट्यून भी अगर कोई सुन ले, या कुछ भी अगर तुम सुन लो, तो उसके बाद फिर तुम काफी ज्यादा मतलब सब जो है वो एक तरीके से एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, स्कैम 1992, अरे बाप रे, ये क्या इन सब चीजों का एग्जाम दोगे क्या? ठीक है, तो ये जो ट्यून सुन लोगे, तो अब यहाँ पे क्या है, तुम उस ट्यून में लॉजिक नहीं ढूंढते। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई बहुत अच्छा थीम सॉन्ग सुन रहे हो, सो तुम उसमें लॉजिक नहीं देखते, हाँ यहाँ पे म्यूजिक कंपोजिशन अच्छा है, म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा है, गाया अच्छा है, बजाया अच्छा है, ना 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 ना, तुम उसको फील करते हो। तो रोमांटिसिज्म एक ऐसा मूवमेंट था जब देश के लिए पोएम्स लिखी जाने लगी, ठीक है, देश के लिए पिक्चर्स बनाई जाने लगी, गाने लिखे जाने लगे, तो लोगों ने फील करना शुरू कर दिया। जैसे वो लैला, मतलब रोमांस से उसको मत जोड़ के देखो, या जोड़ के देख रहे हो तो रोमांस नॉट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, रोमांस बिटवीन अ पर्सन एंड द नेशन। ठीक है, तो ये जो है ये इसका था। It criticized the glorification of reason and science and focused on intuition and mystical feelings। कि उन्होंने बोला कि साइंस, रीजन, ये सब ना 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 ना, रोमांटिसिज्म यानी कि भावना, देशभक्ति, इन सब चीजों से आगे बढ़ो। ठीक है, German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people, folk. It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of a nation is popularized। ये पॉइंट क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये रोमांटिसिज्म को ही डिपिक्ट करता है। रोमांटिसिज्म बेसिकली क्या, इट काउंटर्ड द बिलीफ्स ऑफ लॉजिक, इट काउंटर्ड द बिलीफ्स ऑफ साइंस एंड एक्सपेक्टेड पीपल टू बी मोर इमोशनल, इट एक्सपेक्टेड पीपल टू इमोट। ठीक है, इट एक्सपेक्टेड पीपल टू बी मोर, ठीक है। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। देखो, हम चाहे जर्मन यूनिफिकेशन की बात करें, या फिर हम चाहे इटली के सिनेरियो की बात करें, या यूके की सिनेरियो की बात करें, या और सिनेरियोज की बात करें, ठीक है, जर्मन यूनिफिकेशन इज मोस्ट प्रोबेबल टू कम along with the UK's unification।
ये जो एक्सपीरियंस है इतने सालों के पेपर्स देख देख करके, इवन इटालियन यूनिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट दीज टू आर वेरी प्रोबेबल। सबसे पहले सब पढ़ेंगे, सबसे पहले जर्मन यूनिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मन यूनिफिकेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बहुत ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट समझो आपको जर्मन यूनिफिकेशन फटाफट पढ़ा देते हैं। कि nationalist sentiments were often organized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. ठीक है, this can be noted in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. की बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो नेशन के सेंटिमेंट्स थे, यानी कि लोगों की जो भावनाएं थी, ठीक है, बेसिकली ये सारी भावनाएं जो थी, ये सब जो है ये पॉलिटिकल डोमिनेशन की वजह से कम होने लगी थी धीरे धीरे, ठीक है। Middle class Germans tried to unite the different regions of German Confederation, but their plans were not could not took place due to actions of large landowners called Junkers of Prussia. ठीक है, अब क्योंकि लोगों के मन में डिससैटिस्फैक्शन था, जो हमने देखा था कि क्या हुआ था, कल्चर में क्या प्रॉब्लम थी कि मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ गया, उसके बाद हार्वेस्ट खराब होने लगे थे, फ्रांस में जो हुआ था, ठीक है, उस सब का असर जर्मनी में और थोड़ा बोड़ा वैसा सॉरी हाँ, जो फ्रांस में हुआ उसका असर जर्मनी और बाकी यूरोप पर भी पड़ रहा था, ठीक है। जंकर्स ऑफ प्रुशिया जो थे, दे अपोज्ड, मतलब ये चाहते ही नहीं थे कि यूनिफिकेशन का आइडिया हो, ये चाहते ही नहीं थे कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो जब प्रुशिया और जर्मनी ये सब एक ही देश बन जाए, ठीक है। इसलिए इन्होंने इस यूनिफिकेशन के आइडिया को इसके खिलाफ रिवोल्ट किया, ठीक है। जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे, जो यूनाइट करना चाहते थे बहुत सारे रीजन्स को, उन सब के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया, ठीक है। The unification process was conducted after Prussia won wars with Austria, Denmark and France over 7 years of time. See, ladies and gentlemen, see. The problem with Germany कि उसका एक बड़ा स्टेट तो प्रुशिया है, उसके बाद जो छोटे छोटे स्टेट है उस पे भी जर्मन रूलर्स राज नहीं कर रहे हैं, उस पे कहीं कोई यूके का रूलर राज कर रहा है, कोई रशिया की कॉलोनी है, कोई फ्रांस की कॉलोनी है। तो लोगों को ये समझ में आया, सुनो 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 सुनो, इनके आने से पहले तो ये हमारा ही देश था, एकदम से ये लोग आ गए और इन लोगों ने क्या किया, थैंक्स बेटा, इन लोगों ने क्या किया, हमारे ही देश पे चढ़ गए और हमको कब्जा कर लिया। तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि द पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी स्टिल कंसिस्ट ऑफ जर्मन्स, कि अभी भी जर्मन ही है, लेकिन परेशानी यहां पे तब आती है जब हम पे कोई और राज कर रहा है, जैसे इंडिया में हुआ, देश हमारा है ससुरे, और उसके बाद तुम ये लोग आके राज कर रहे हैं। पहले इन लोगों ने, उन लोगों ने, इंडिया ने बहुत सारे इन्वेजन्स जो हैं वो झेले हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आई, ठीक है। तो इन्होंने, इन सब ने यही सोचा कि जर्मनी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे उसके स्टेट्स तो थे, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स वर नॉट रूल्ड बाय जर्मन रूलर्स, उसमें जर्मन रूलर्स थे ही नहीं, इसलिए जर्मन मिडिल क्लास जो है वो सब मिलकर के जर्मनी को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, जिसको मैं आईएन से लिख रहा हूं, या एज ए यूनिफाइड स्टेट, यूएस नहीं, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स थे, यूनिफाइड स्टेट पोर्ट्रे करना चाहते थे। और इसके लिए प्रुशिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 7 साल के समय में कई लड़ाइयां जीती, ठीक है। और यहां पे नाम आता है ऑटोवन बिस्मार्क। ये नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, अगर आप वर्ल्ड वॉर को जानते हैं तो बिस्मार्क नाम का एक बैटलशिप था जो अकेले धुआं उड़ा सकता था पूरे यूके की नेवल फ्लीट की, द बिस्मार्क एंड द क्रिग्समरीन, ठीक है। अगर आप सर्च करना चाहे अलग से तो कर सकते हैं, बट ऑटोवन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट, किया उन्होंने ये किया कि सिंस प्रुशिया वाज द वेरी बिग स्टेट और वेरी पावरफुल, जो कि जर्मन स्टेट था जिसको जर्मन से रूल कर रहे थे, बाकी स्टेट को ऑस्ट्रेलिया, वॉर्स लड़ी, दूसरे देश के राजा रूल कर रहे थे उन सबके। इन जनवरी 1871 the Prussian king William I, January 1871, the Prussian king William I was indicated the German emperor in a ceremony held at Versailles. 3 wars over the span of 7 years, ठीक है। 3 जंगें लड़ी, ऑस्ट्रेलिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, ended in a Prussian victory, ठीक है।
और जनवरी 1871 को प्रुशियन किंग विलियम वन को जर्मन एम्परर जो है वो प्रोक्लेम कर दिया गया। एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी। तो अब बीच में और कुछ इवेंट्स होंगे जो लोगों को डाउट होंगे, पर यही इवेंट्स जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। ये सब जर्मन यूनिफिकेशन के बाद हुआ, ठीक है। फिर से जर्मन यूनिफिकेशन एक बार बता दूं, जर्मनी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो नेशन तो है एक, पर उसके ज्यादातर किंगडम्स फॉरेन रूलर्स रूल कर रहे थे, खाली प्रुशिया जो है वो कोई और रूल कर रहा था, ठीक है। माफ करना, प्रुशिया जो है वो जर्मन रूल कर रहे थे, ठीक है। बेटा कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, मैं जानता हूं कुछ लोग को जल्दी है, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। गारंटी, शुभम सर कुछ बोल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, मतलब इट इज ट्रू, ठीक है। ट्रस्ट मी, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, देन वी विल डायरेक्टली मूव टू मेंटी, ओके। 1848 रिवोल्ट बताया ना बेटा अभी थोड़ी देर पहले, तो ठीक है। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी में फिर प्रुशिया ने, ऑटोवन बिस्मार्क द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए 3 सालों में कई लड़ाइयां लड़ी। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से, सॉरी 7 सालों में ये 3 लड़ाइयां लड़ी और जर्मनी को यूनिफिकेशन दिलाया और विलियम वन, ठीक है, को प्रोक्लेम किया। रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूं, तो ये हम स्किप करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, दिस इज द लास्ट स्टेज एक तरीके से, ठीक है। हाँ बेटा, मेंटी ऐप पे एक तरह, हाँ ऐप पे ही होगा, आपको कोड पता चलेगा, वहां से आप ले सकते हो। सी, यूनाइटेड किंगडम का यूनिफिकेशन बहुत लोगों को लगता है बहुत इजी है, एंड इट इज इजी, ये छोटा है बाकी यूनिफिकेशन से, स्पेशली जर्मनी के यूनिफिकेशन से। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। द यूनिफिकेशन वॉज अ स्ट्रेंज केस, but because it was a long drawn process and not a sudden upheaval or revolution। कि ब्रिटेन में क्या हुआ ना कि मतलब सालों से साले कर रहे हैं मतलब सालों से ये लोग कर रहे हैं ठीक है, सालों से ये लोग कर रहे थे। पहले एक स्टेट को लिया, फिर जबरदस्ती दूसरे को ले लिया, ठीक है। ये सब वहां पे इंग्लिश लोग थे, वेल्श लोग थे, स्कॉट यानी कि स्कॉटिश लोग थे, कई तरह के लोग थे, ठीक है। द इंग्लिश पीपल यानी कि इंग्लैंड के जो लोग थे, इंग्लिश जो थे, द पीपल स्टार्टेड टू बिकम रिच एंड प्रॉस्परस ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो एक सेकेंड, हेलो, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटेन ने ही स्टार्ट किया, ठीक है। आपने अगर नेशनलिज्म इन इंडिया आप पढ़ोगे, या इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि द इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग जेनी द इन 1789 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, इन सबसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई। पहले हाथ से ही ज्यादातर काम होते थे थोड़े मोड़े, ठीक है। इंग्लिश, वेल्श और स्कॉट, एनीवेज, हाँ सॉरी, मैं बोल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ यहाँ से। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्योंकि ब्रिटेन ने स्टार्ट किया, सो इट मेड श्योर दैट दे आर वेरी पावरफुल, ठीक है। और उन्होंने पावर इकट्ठा कर ली, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो मोनार्की सीज करने लगे, अपने आसपास के आइलैंड्स को कॉन्कर करने लगे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनकी ज्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की थी। क्रिश्चियंस और ऑफ टू टाइप, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। और उन्होंने प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन का इस्तेमाल करके स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लिया। आप अगर स्कॉटलैंड के बारे में सुनेंगे, सो इवन टुडे स्कॉटलैंड इज अ आइलैंड ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आज भी स्कॉटलैंड 100% इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, तो स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लिया, ठीक है। और स्कॉटलैंड के साथ वेल्श के रीजन्स को, तो धीरे धीरे इन लोगों ने सबको कैप्चर कर लिया, इंक्लूडिंग आयरलैंड। लेकिन लास्ट में 1707 में विद द एक्ट ऑफ यूनियन ग्रेट ब्रिटेन जो है यूनिफाई हो गया। तो ब्रिटेन की यूनिफिकेशन में कोर पॉइंट क्या है? द कोर पॉइंट इन द ब्रिटेन यूनिफिकेशन इज दैट कि ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटेन के पास पावर थी। कैसे पावर थी? अब उनके पास इंडस्ट्रीज थी, जिस इंडस्ट्री में ट्रेन के इंजन्स बन रहे हैं वहां पे गोला बारूद भी बना सकते हो ना। पीपल ऑफ स्कॉटलैंड लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड वे फोर्स्ड टू बिहेव लाइक इंग्लिशमैन, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे आयरिशमैन भी जो है वो 1801 में इनका पार्ट बन गए। बॉल्कन रीजन, ठीक है। सिचुएशन ऑफ बॉल्कन, इसको हम खाली ऊपर से पढ़ेंगे,
इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि बॉल्कन रीजन जो है, या बॉल्कन्स जो भी आप कहें, बॉल्कन रीजन जो है बेसिकली बच्चों, ये वो रीजन है जहां की आप मैप में देख सकते हैं। पहले बात तो जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर या टर्किश एम्पायर के अंदर आता था, जिसको ओल्ड ओल्ड मैन भी कहा जाता था क्योंकि वो कमजोर हो गए हैं, और ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही आते थे। और ये जो रीजन था, अब ठीक है यहाँ देखिए, इस रीजन में स्लैव रेस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। ये वही पॉपुलेशन है जो रशिया में भी बहुत ज्यादा थी, या उस समय यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो स्लैव रेस की पॉपुलेशन यूएसएसआर में काफी ज्यादा थी। मतलब बॉल्कन में पॉइंट ये है कि स्लैव रेस के लोग बहुत ज्यादा थे, ठीक है। आज के देर मतलब सिनेरियो में रोमानिया, बल्गारिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ग्रीस, ये सारे कंट्रीज जो है ये बॉल्कन रीजन में आते हैं, ठीक है। अब बॉल्कन रीजन में क्या हुआ कि जैसे ही जो ऑटोमन एम्पायर था वो वीक हो गया, तो उसके बाद जो सारे यूरोप के कंट्रीज थे, बी इट यूके, बी इट यूएसएसआर, बी इट फ्रांस, नॉट जर्मनी, बी इट फ्रांस और बी इट अदर नेशंस, इन सब ने टेरिटरीज, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टेरिटरीज जो है, फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर इज यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, या इसको कुछ लोग अलग तरीके से भी बोलते हैं बट इट इज द सेम, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इट डजंट मैटर्स, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ऑटोमन, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हो गया, तो फिर लोगों ने ऑटोमन एम्पायर से अपनी टेरिटरीज लेनी शुरू कर दी। सबसे पहला केस जो ऑटोमन एम्पायर से अलग हुआ था वो था अपना ग्रीस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से। उसके बाद बाकी कंट्रीज ने भी अपना अपना इंटरेस्ट देखा और इस वजह से 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। डिस्कस द लाइव्स ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास इन द 19th सेंचुरी फ्रांस। 19th सेंचुरी यूरोप में एरिस्टोक्रेट्स किसको कहते हैं, पहले देखो। एरिस्टोक्रेट्स यानी कि आज के सिनारियो में, एक सेकेंड, हाँ देखो, जिनको ब्रिटेन का यूनिफिकेशन नहीं समझा, ब्रिटेन की यूनिफिकेशन में यही हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटेन बहुत पावरफुल हो गया, और उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया कि धीरे धीरे करके अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो आसपास के आइलैंड्स पे, जो आसपास के स्टेट्स थे, जैसे कि स्कॉटिश लोग जो रहते थे, स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड आज भी एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है, तो स्कॉटलैंड में, वेल्श में ये लोग गए और अपनी पावर से यहाँ के मोनार्क्स को कब्जे में ले लिया और फिर इन सबको जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया। तो स्कॉटलैंड ने अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी इसी वजह से खो दी, ठीक है। और ये सारी चीजें हुई और इस तरीके से अपना डोमिनेंस दिखा करके फाइनली ब्रिटेन यूनिफाई हो गया, ठीक है। बॉल्कन रीजन, बॉल्कन रीजन बेसिकली एक तरीके से वो रीजन है जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था या टर्किश एम्पायर, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर बाय द टाइम धीरे धीरे कमजोर होता गया, तो जैसे वो ज्यादा कमजोर हो गया, बाकी कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट देखा उसमें और उन लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, इस टेरिटरी का ये हिस्सा मैं लूंगा, वो हिस्सा मैं लूंगा। इस वजह से 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एरिस्टोक्रेट्स हम किसको कहते हैं। एरिस्टोक्रेट्स जो है बेसिकली, एरिस्टोक्रेट्स आज के एग्जाम्पल के हिसाब से लाइक मिस्टर मुकेश अंबानी, एक तरीके से वो तो बहुत ज्यादा ही एरिस्टोक्रेट हो गए, पर मतलब कोई भी जो वेल टू डू हो गया, ठीक है, मतलब जो बहुत ज्यादा हाई क्लास या हाई सोसाइटी के लोग हैं उनको हम एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो डोमिनेट करते थे पूरे सोशल और पॉलिटिकल स्फीयर को, सोशल स्फीयर को क्योंकि वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के थे, पॉलिटिकल स्फीयर के कि वो अपने पैसे के पावर का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स में भी हर जगह आ जाते थे, ठीक है। दे ओन्ड ह्यूज एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड सम हैड, हाँ ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लास हैं, बेसिकली एरिस्टोक्रेट्स आपको पता है वेल टू डू लोग जिनकी सोसाइटी में अच्छी खासी पहुंच हो, ठीक है। न्यू मिडिल क्लास बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है, ये वो लोग थे जो बेसिकली अपर मिडिल क्लास के थे, यानी कि ये मिडिल क्लास के थे बट दे वर मोर वेल टू डू देन द मिडिल क्लास। तो इनका एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, योर वर्क इज गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ
and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. Steve Jobs. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि आपका काम आपकी जिंदगी का बहुत ज्यादा समय लेगा, तो वही काम करो जो आप समझते हो कि ग्रेट वर्क है, जो आपके लिए मायने रखता है. एग्जाम में सर इसका क्या मतलब, ये थोड़ी आएगा स्टीव जॉब्स ने क्या कहा, पर जब एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे सो कॉन्फिडेंस के साथ करना, बी एब्सोल्युटली श्योर कि आपको किस सब्जेक्ट को कैसे प्रायोरिटी करना है और जो तरीका आपको सही लगे उसी तरीके से पढ़ना. ठीक है, तो चलो मेंटी स्टार्ट करते हैं फटाफट. हुआ क्या है? चूज करेक्ट करेंट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरियो. मेरे से गलती हुई, मैंने रिस्पॉन्सेस देने नहीं दिए आपको. ठीक है, पर ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार, अगले क्वेश्चन से मैं होशियार रहता हूं. फ्रेडरिक सूरियो की अगर नेशनैलिटी आपसे पूछी गई है तो ही इज फ्रेंच, ही इज नीदर जर्मन, ही इज नीदर स्विस, ही इज नीदर अमेरिकन. ठीक है, स्विस. स्विस किसको लग रहा है? फ्रेडरिक सूरियो फ्रेंच आर्टिस्ट है यार. अच्छा अच्छा. हाँ 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 हाँ. नहीं नहीं गाइस, देखो फ्रेडरिक सूरियो का काम जो है वो फ्रांस में सबसे ज्यादा फेमस है. अच्छा, मैं अभी भी इस कंफ्यूजन को सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज आई वांट यू गाइस टू आंसर. ये ऐसा मेंटी सेशन नहीं होना चाहिए जहां पे मैं ही आंसर करूंगा. आई वांट यू गाइस टू आंसर. जो लोग ये चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि स्विट्जरलैंड इज द सही आंसर, वो कमेंट में बस यस करके मेरे को बताए प्लीज. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर, कि फ्रेडरिक सूरियो की नेशनैलिटी जो है वो स्विट्जरलैंड है? अरे जो सिर्फ यस समझते हैं खाली वो बोले. ठीक है, काफी लोग को नो लग रहा है. ऑलराइट, फ्रेंच किसको लगता है? फ्रांस किन लोगों को लगता है कि हाँ फ्रेडरिक सोरियो की नेशनैलिटी जो है वो फ्रेंच है, बेसिकली ही वाज फ्रॉम फ्रांस? वो लोग अब खाली कमेंट करें यस. बताओ बताओ. अरे बच्चों, इसमें डाउट क्या है इतना? हाँ, अभी भी इतने स्पैम क्यों आ रहे हैं? ही वॉज फ्रेंच फॉर श्योर. ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखें. ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी भी काफी लोग कमेंट किए जा रहे हैं फ्रेंच. ऑफ कोर्स, हाँ ही वाज फ्रेंच. ठीक है, मैंने नेशनैलिटी ऐसे ही डाला क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आ चुका है एक बार बोर्ड्स में, और लोगों को लगता है कि हो सकता है उसने काम फ्रांस में किया हो, बट शायद फ्रांस में वो नहीं थे. उटोपियन सोसाइटी इज व्हाट? ठीक है. अस अरे यार, फिर से स्कैम हो गया है ना सर. इसमें तो कोई सही आंसर नहीं है. उटोपियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए. ठीक है, अ सोसाइटी अंडर अ बेनेवोलेंट मोनार्की, अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू इवन एग्जिस्ट, एंड अ सोसाइटी अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, रेडी? व्हाट इज प्लेबिसाइड लेडीज? अब इसमें आप गेस भी कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था. मतलब जब मैंने भी क्वेश्चन देखा, सो इवन आई वाज शॉक्ड कि हाँ यार, ये क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है क्या. देखते हैं. एग्जैक्टली 134 लोगों ने सही आंसर दिया है. मुझे अच्छा लगा कि ज्यादातर लोगों ने सही चुना है. तुक्का तो नहीं मारा ना वे? डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल. ठीक है, यानी कि प्लेबिसाइट इज बेसिकली जहां पे आपको चॉइस नहीं करनी है, आपको या तो 100% एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है किसी प्रपोजल को. सबसे ज्यादा लोगों ने डायरेक्ट वोट फॉर फीमेल मेंबर्स ओनली. डेफिनेटली नॉट. कॉन्टेक्स्ट हो सकता है वैसा, पर बिल्कुल नहीं. प्लेबिसाइट वाज फॉर एवरीबडी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट.
पर प्लेबिसाइट जो है ये अनएक्सपेक्टेड था, याद रखना। इट इज बेसिकली कि सब वोट करेंगे, पर ये वोट सिर्फ किसी प्रपोजल के लिए होगा, या तो 100% एक्सेप्ट करो या 100% रिजेक्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड नॉट अटेंड द वियना कांग्रेस? इजी क्वेश्चन होना चाहिए, देखता हूं फिर भी कितने लोग। स्विट्जरलैंड, रशिया, प्रोशिया, बॉल्कन्स, किसने वियना कांग्रेस अटेंड नहीं किया? ये बेसिकली तुमको बताना है, ठीक है। 3, 2, 1 गो। देखते हैं, इसमें तो सब सही होंगे यार। बॉल्कन्स, रियली? स्विट्जरलैंड, रशिया, प्रूशिया, बॉल्कन्स। वैसे जिन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड सही आंसर है, दे आर राइट। स्विट्जरलैंड डिड नॉट अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ वियना, दे आर 100% राइट। पर यहां पे बॉल्कन्स को टिक इसलिए किया गया है बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट दैट बॉल्कन्स इज नॉट अ कंट्री। इस बात को दिमाग से निकाल देना। जैसे एशिया कोई कंट्री नहीं है, पैसिफिक कोई कंट्री नहीं है, मेडिटेरियन कोई कंट्री नहीं है, वैसे बॉल्कन्स इज नॉट अ कंट्री एट ऑल। बॉल्कन्स इज अ रीजन, इज अ टेरिटरी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे स्विट्जरलैंड लिखा है और जिन्होंने बॉल्कन्स लिखा है, बोथ ऑफ देम आर राइट। 176 स्विट्जरलैंड, 174 बॉल्कन्स। पर मेंटी में एक तरह से टेक्निकल इशू ये था, मैंने दोनों आंसर्स को सही किया था, बट मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा। I am repeating. Next question is, who formed the secret society called Young Italy? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इटालियन यूनिफिकेशन को बहुत कम वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है। बताइए, सीक्रेट सोसाइटी। ऑटोवन बिस्मार्क, ज्यूसेप मेज़िनी, मैटरनिच, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, किसने किया था? देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिए हैं। ज्यूसेपे मेज़िनी को सबसे ज्यादा लोगों ने सही जवाब दिया है, ये सही है। 31 लोगों ने ऑटोवन बिस्मार्क कहा। बिस्मार्क इज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। यहाँ पे हम देखो, कॉल्ड यंग इटली, सोसाइटी के नाम से ही पता चलता है कि इटली की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, रेडी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, who said when France sneezes the rest of the Europe catches cold? Please ignore the spelling mistake. ठीक है, किसने ये बात कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, मेटरनिच, मेज़िनी। सी अगेन, ऑटोवन बिस्मार्क इज फ्रॉम जर्मनी, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ड्यूक मेटरनिच, एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, Germany and France ended in Danish victory, Prussian victory, French victory, German victory. किसका यूनिफिकेशन हो गया एक तरीके से, ये पूछा जा रहा है कि जो 3 सालों में 7 जंगें लड़ी, उससे हुआ क्या, मतलब कौन जीता उसमें? अब ध्यान से आंसर देना, क्योंकि प्रुशिया और जर्मनी दोनों ऑप्शन में है। प्रुशियन विक्ट्री। 101 लोगों ने जिन्होंने जर्मन विक्ट्री आंसर दिया है, दे आर एब्सोल्युटली राइट, है ना? दे आर राइट, क्योंकि प्रुशिया एक जर्मन स्टेट ही था, पर जर्मनी ने एज अ नेशन इन लड़ाइयों को नहीं लड़ा कभी भी, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं, जर्मनी ने एज अ नेशन इन लड़ाइयों को नहीं लड़ा, प्रुशिया ने लड़ा। तो जब ये क्वेश्चन 2004 बोर्ड्स में आया था तो मैं भी शॉक हो गया था, बिकॉज इवन एज योर मेंटोर आई थॉट जर्मनी कुड बी द राइट आंसर, पर इट इज प्रुशिया। बिकॉज मैं फिर से कहता हूं, Germany as a nation did not fight the war. It was Prussia under Ottoman Bismarck's leadership who fought the war. Next question. Get ready for the next question. Who was proclaimed the Emperor of Germany in 1871? इसमें आपको एग्जैक्ट नाम याद होना चाहिए। अरे ये बिस्मार्क हर ऑप्शन में डाला है और जबकि आंसर एक में भी नहीं है। विक्टर इमैनुअल 2, काउंट कोवर एंड काइजर विलियम 1। टाइम्स अप। देखते हैं लोगों ने क्या आंसर किया है, ठीक है। विक्टर इमैनुअल 2 बहुत लोगों ने आंसर किया, व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड। सही आंसर है काइजर विलियम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी। A large part of Balkan region was under, ये तो मैंने अभी बताया था। कौन सा एम्पायर था? ठीक है, रशियन, सोवियत, जर्मन, ऑटोमन, जिसके अंदर बॉल्कन रीजन जो है वो आता था।
अब इसमें सब सही, फिर भी कुछ लोगों ने जर्मनी बोला है, क्या यार। ऑटोमन एम्पायर इज द राइट आंसर, वेल डन। लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं अब, लास्ट क्वेश्चन ही है ये, देखते हैं ये क्वेश्चन में आप क्या जवाब देते हो। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर about the nationalism in Europe, how several European countries were unified, the idea of nationalism and its possible outcomes। इस चैप्टर से एग्जैक्टली आपने क्या सीखा है, जो आपको सबसे ज्यादा सटीक लगता है उसका आप जवाब दोगे। इसमें तीन ही ऑप्शंस हैं और तीनों ऑप्शंस को गलत दिखाया है, ठीक है। बहुत लोगों ने कहा है अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत लोगों ने कहा द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड इट्स पॉसिबल आउटकम्स, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हाउ सेवरल यूरोपियन कंट्रीज वर यूनिफाइड। देखो इस चैप्टर से आपने ये सब तो सीखा ही है, बट जो लोग सी कह रहे हैं, यस दे आर एब्सोल्युटली राइट। 40% लोगों ने कि द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड इट्स पॉसिबल आउटकम्स। आपने यूरोप के नेशनलिज्म को नहीं पढ़ा है सिर्फ, आपने यूरोप के नेशनलिज्म को पढ़ा है, पर आपने नेशनलिज्म के आइडिया को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बच्चों नेशनलिज्म इन यूरोप ये जो चैप्टर है, इट इज वन ऑफ द चीटिंग, भाई चीटिंग मत बोलो यार, मैं साफ साफ दे दूंगा तो क्या मजा आएगा, हाँ ठीक है। मतलब नेशनलिज्म ठीक है, पर अगले मेंटी में देखो कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे, ठीक है, मतलब कुछ ऑप्शंस गलत हो गए थे, पर कुछ को जानबूझ के ऐसा दिया गया था, जैसे बॉल्कन वाले को, क्योंकि मैं एक पॉइंट प्रूफ करना चाहता था, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं चाहता था, मैं ये भी चाहता था कि आप ये भी समझो कि जब मैं भी चेक कर रहा था तो सीबीएसई के ट्विस्टी क्वेश्चन से हम भी कभी कभी बेवकूफ बन जाते हैं, ठीक है। ये पूरा सोल्यूशन वाला प्रेजेंटेशन मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, आपको मिल जाए, हो सकता है आपकी क्लास टीचर्स आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में डाल दें। बच्चों ये नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर था, और थोड़ा सा हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर एक डाउट सेशन, फिर हम सेशन एंड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो भैया इतना मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, देखो गलती हर किसी से होती है, हमसे भी हुई होगी। लीडर बोर्ड देखना चाहते हैं कुछ लोग क्या बताऊं अभी मैं तुमको। तनिष्क वर्मा फास्टेस्ट, उसके बाद ऐश्वर्या मोहित। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर तनिष्क वर्मा, 7563 पॉइंट्स, हैट्स ऑफ यार, अच्छा कर रहे हो मेंटी में। इनफैक्ट ये जो मेंटी था ये मेरे सभी मेंटीज से अलग है, मैं जानता हूं ये कुछ लोगों को अनफेयर लग रहा होगा, स्कैम 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 2021 शुभम संभव नहीं नहीं यार, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, पर पॉइंट यहाँ पे ये भी था, बिकॉज आई वांटेड कि यार कोई भी जीता हो, तनिष्क जीता हो या कोई और भी जीता हो, मैं ये चाहता था कि आप लोग ये भी सीखे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। सी लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ इज नीदर अ जर्नी, क्योंकि लाइफ अगर जर्नी होती तो एक पड़ाव से जहां से मैं गुजर चुका हूं वहां वापस आ सकता था, आज आपके पास समय है, लेकिन ये 10th का बोर्ड अगर एक बार चला गया दोबारा नहीं आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि इसको पकड़ के बैठो, जीने और मरने का सवाल है, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका ये मतलब है कि ये समझो कि ये जो मोमेंट है ये दोबारा नहीं आएगा, तो लाइफ जर्नी नहीं है, क्योंकि अगर आज मैं हिमाचल चला गया जर्नी करने के लिए तो वापस हिमाचल जा सकता हूं आने के बाद, पर लाइफ में ऐसा नहीं होता। सो लाइफ कोई रेस नहीं है, लाइफ कोई जर्नी नहीं है, लाइफ तो एक गेम है। तो गेम को गेम की तरह देखो, खेलो, हार जीत साइड में रखो और खेलने की स्पिरिट से खेलो, कल्याण हो।